गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे साइंस के कुछ एक क्वेश्चन। और पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है प्रोटॉन की खोज किसने की। इसके चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है जे थॉमसन, दूसरा है चैडविक, तीसरा है गैलीलियो और चौथा है गोल्डस्टीन। मैं आपको बता देता हूँ ऐसे प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन क्या होते, कहाँ होते और कैसे होते हैं। पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये एक एटम है जिसको हम बोलते हैं परमाणु, ठीक है ना। इसका एक नाभिक होता है बीच में, जिसको नाभिक बीच में होता है, और इलेक्ट्रॉन क्या है, इस नाभिक के चारों ओर घूमते हैं। जो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, जो नाभिक के चारों ओर घूमते, एक एटम में ये सब चीज़ें होती हैं, इसकी खोज की थी जे थॉमसन ने। थॉमसन थॉमसन ओके, इसकी जे थॉमसन ने की है। अब जो नाभिक के अंदर होते हैं आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आपसे पूछा गया था इस प्रोटॉन की खोज किसने की है। जो प्रोटॉन की खोज की है ये की आपकी गोल्डस्टीन ने, और जो न्यूट्रॉन की खोज की आपने वो की है चैडविक ने, और जो इस केंद्र की खोज की है वो की है रदरफोर्ड ने। ओके, इस केंद्र की नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की है। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन ने, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन ने और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। और मैं आपको बता दूं ये कौन कौन से देश से थे। जो रदरफोर्ड थे आपके वो न्यूजीलैंड के थे, क्योंकि जो एलाइड में है नायब तहसीलदार वगैरह, जो एलाइड का क्वेश्चन होता है उसमें खासकर पूछा जाता है कि कौन सा साइंटिस्ट का संबंध किस देश से। ये आसान होता है, बट जब आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ कर रहे होते हैं तो ये मुश्किल बन जाता है। तो रदरफोर्ड का जो बहुत सारी, मतलब आपको पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना होता है, वहाँ हर एक स्टडी, जनरल स्टडीज़ और सब चीज़ें देखनी होती है। तो जो आपका रदरफोर्ड है वो थे आपके न्यूजीलैंड से। ये क्या थे, न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे ये। जो जे थॉमसन थे ये थे आपके इंग्लैंड से, या ब्रिटिश लिखा तो आपने ब्रिटिश पुट करना है। गोल्डस्टीन जो ये थे आपके, गोल्डस्टीन जर्मन के थे, जर्मन थे ये, ठीक है। और जो चैडविक थे ये भी आपके इंग्लैंड से थे। ये आपको पता चल गया। एक बार ये क्वेश्चन आया था कि नाभिक के अंदर क्या क्या होता है। इसके अंदर सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है जहाँ तक कि क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और इसमें जो एंटी में क्वेश्चन आया था वो आया था ये यहाँ के लिए कि गैलीलियो किस देश से है, या किस देश के साइंटिस्ट थे। जो गैलीलियो थे वो हैं इटाली के, ओके। और इन्होंने क्या दिया हुआ है हम आपको बताएंगे कि इन्होंने जड़त्व का नियम दिया हुआ है। उस पर काफ़ी क्वेश्चन बन रहे, मैं आगे डिस्कस करूँगा आपसे। दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है, रेडियो संक्रियता की घटना की खोज किसने की। रेडियो संक्रियता घटना है, ठीक है। आपने ये चीज़ ध्यान रखना है, रेडियो एक्टिविटी नहीं है, रेडियो संक्रियता की खोज नहीं पूछा इन्होंने, घटना की खोज किसने की। इसमें पहला आंसर है हेनरी बेक्वायर, दूसरा है रदरफोर्ड, तीसरा है प्योरे क्यूरी और चौथा है मैडम क्यूरी। आई थिंक आप रदरफोर्ड हटा देंगे, पर इन तीनों में से आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। प्योरे क्यूरी भी हटा सकते, इन दोनों में से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और बहुत सारे लोग मैडम क्यूरी मानेंगे, मैडम क्यूरी नहीं की थी, ये की थी हेनरी बेक्वायर ने। तो हेनरी बेक्वायर एक बार सो रहे थे और वो रात को उठते हैं तो वो क्या देखते हैं कि उन्होंने एक फॉइल के अंदर क्या क्या था, एक एलिमेंट को उन्होंने बंद कर दिया था, मतलब फोल्ड कर दिया था, तो उसमें से कुछ एक किरणें बाहर आ रही है। तो ये रात को देखते हैं उस समय उस चीज़ को। तो ये हेनरी बेक्वायर ने की थी। हाँ, मैं आपको बता दूं कि हेनरी बेक्वायर ये जो थे, हेनरी बेक्वायर फ्रांस के थे, प्योरे क्यूरी भी फ्रांस के थे। मैडम क्यूरी का जन्म हुआ था पोलैंड में, और उन्होंने इसके बाद प्योरे क्यूरी से शादी करने के बाद ये आ गए थे फ्रांस, ओके। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। और रदरफोर्ड मैंने आपको बता दिया, ये न्यूजीलैंड के साइंटिस्ट थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, कौन से साइंटिस्ट ने हिग्स बोसोन की खोज के लिए योगदान दिया। हिग्स बोसोन की खोज क्या थी, सबसे मैं आपको बता देता हूँ एक बार। हिग्स बोसोन को हम क्या बोलते हैं, हिग्स बोसोन जो होता है आपका, उसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं, ओके। इसको मानते हैं। और गॉड पार्टिकल क्यों मानते हैं, क्योंकि हिग्स फील्ड के कारण ही किसी भी चीज़ को हमें मास मिलता है। जिससे भी हिग्स फील्ड आपका जाके इंटरेक्ट हो जाएगा तो उस पार्टिकल के अंदर या उस पदार्थ के अंदर क्या आ जाता है, मास आ जाता है। इसको हम गॉड पार्टिकल भी बोलते हैं। और ये 2012 में ढूंढा गया। कहाँ ढूंढा गया, ये सर्न में ढूंढा गया। ये कहाँ है, स्विट्ज़रलैंड। ये क्या कहाँ है, फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के बॉर्डर पे है। और कैसे ढूंढा गया, एक 27 किलोमीटर की बड़ी सी टनल है वहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ये सब कॉलिजन वगैरह होती है। 27 किलोमीटर का ज़मीन के अंदर बना हुआ है, या मैग्नेटिक फील्ड वगैरह यूज़ करके। और इसके अंदर जितने भी कैलकुलेशन होती है उसमें कुछ भी लॉस नहीं होता है। यहाँ पे उन्होंने ये कॉलिजन किया 2012 में, तो उन्हें क्या पता चला कि हिग्स बोसोन नाम का पार्टिकल रहता है, ठीक है ना। तो ये कंफर्म किया उन्होंने एक्सपेरिमेंट से। और इसके लिए 2 लोगों को नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है। पीटर हिग्स था एक,
और दूसरा इंग्लैंड था, मुझे इंग्लैंड की स्पेलिंग, दूसरे उसमें इंग्लैंड थे। ओके, आप नोबेल कमेटी पे जाके ये चीज़ 2013 का नोबेल प्राइज़ देख सकते हैं, इंग्लैंड थे। तो इंडिया के साइंटिस्ट जो थे, एक साइंटिस्ट थे सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नया नया तरह का स्टैटिक्स खोजा था पार्टिकल्स के लिए, ठीक है ना। और हाँ, जो बोसॉन जो पार्टिकल होते हैं, जो ये अप्लाई होता है, ये बोसॉन जो बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स नाम से जाना जाता है, या बोसॉन के लिए स्टैटिक्स था। तो ऐसे पार्टिकल होते थे जिनका स्पिन, ओके, 0 1 2 3, ओके, दो तरह के पार्टिकल होते हैं। एक इस तरह का स्पिन होता है 1 2 3 4, मतलब इंटीग्रल स्पिन, और दूसरा होता है फर्मी डिराक, ठीक है ना। फर्मी डिराक क्या होता है, उसमें हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है 1/2 3/2। सो इस फर्मी डिराक में आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये सब पार्टिकल कहाँ जाते हैं, इसमें आते हैं फर्मी डिराक में। और इसमें जैसे आपका फोटोन हो गया, ठीक है ना, बोसॉन्स हो गए, ये सब कहाँ आते हैं, इसमें आते हैं। तो इन्होंने ये स्टैटिक्स को नया खोजा था। तो उन्होंने क्या किया था कि बोस ने जो आइंस्टीन को लेटर लिखा, बोस तो आपको पता है, ये पर कौन से बोस है, बोस भी दो थे, एक था जगदीश चंद्र बोस और दूसरा था सत्येंद्र नाथ बोस। जो इसका ऑप्शन करेक्ट आंसर है, सत्येंद्र नाथ बोस ने क्या किया था, आइंस्टीन को पेपर लिखा, ठीक है ना। उन्होंने एक नए तरह के स्टैटिक्स की खोज की थी, और आइंस्टीन उस पेपर को देखा तो वो सरप्राइज हो गया कि यार, इंडिया जैसी पुअर कंट्री में रह के भी बंदा इतना अच्छा काम कर रहा है। ये थ्योरेटिकल काम था, ये मैथमेटिक्स के बेस पे होता है। तो उन्होंने उसे पेपर लिखा, और फिर आइंस्टीन ने क्या किया, उस पेपर को मॉडिफाई किया थोड़ा सा, उसे जर्मन में कन्वर्ट किया उस लैंग्वेज को। और फिर उन्होंने जो ऐसे पार्टिकल थे, ठीक है ना, जो कण थे, उन्होंने उस कण को बोसॉन्स कहा। तो उसके बाद क्या है, अगर आप एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट एक स्टेज भी होती है, ठीक है ना। तो कौन सी होती है, फोर्थ स्टेट होती है मैटर की, कौन सी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फिफ्थ होती है प्लाज्मा। तो वो मैटर की कितनी स्टेट्स होती है, 5 स्टेट्स होती है, ठीक है ना। उसी नाम बोस पे मिला हुआ है। और हाँ, इसी बोस के लिए, बोस आइंस्टीन के लिए 2001 में नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है, वोल्फगंग कैट्रल सैन कर्नल, और एक तीसरा आदमी था, मैं उसका नाम तो भूल गया इस समय। बट इन 2021 के लिए बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन के लिए बीईसी के नाम से जाना जाता है, 2001 में इन लोगों को मिला हुआ है। तो ये देखो, एक बोस की कंट्रीब्यूशन पे कितना सारा हुआ था, जो उन्होंने स्टैटिक्स, इनका जन्म कोलकाता में हुआ था और वहीं रहे। और ये मतलब अपना इन्होंने जो किया, तो उन्होंने आइंस्टीन को लिखा, और आइंस्टीन ने जर्मन में ट्रांसलेट करके उस पेपर को क्या है, पब्लिश कर दिया। तो इसका नाम, इसका ऑप्शन है सत्येंद्र नाथ बोस। उन्होंने बोसोन के लिए योगदान दिया था। अगला जो क्वेश्चन है, जब किसी पिंड को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाता है तो क्या होता है। अब क्या होगा कि एक पिंड है जिसको आपने, एक वस्तु है जिसको आप यहाँ से कहाँ, चांद पे ले जाएंगे, तो उसके साथ क्या होगा। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब भी हम यहाँ से कोई वस्तु ले जाते हैं तो क्या होता है, जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है ना, जी की वैल्यू होती है किस पे, मून पे, वो होंगी हमारी जो ग्रेविटी की वैल्यू है, ठीक है, मतलब वो उसकी 1/6 होती है वो, ठीक है ना। सो इससे क्या होगा कि जो उसका वेट है, वेट मतलब वजन है, ठीक है ना, वजन क्या हो जाएगा, उसको वहाँ पे कम हो जाएगा। तो हम बोलेंगे यार, अगर हम बाहर मून पे होते, तो आपने मूवी भी देखी होंगी शायद, जिसमें इंसान ऊपर उछल के ही उड़ जाता हो, क्यों, ग्रेविटी की वैल्यू की वजह से। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका जी मून कितनी होगी, हमारी अर्थ की जी ऑफ अर्थ की 1/6 होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका वजन घटना चाहिए, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, मात्रा बदलती है लेकिन वजन समान रहता है। देखो, मात्रा जिसको हम मास बोलते हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है कभी भी, ठीक है ना। एक्सेप्ट वो बहुत मुश्किल केस होता है जो रिलेटिविटी में आता है, बट वो यहाँ इससे बहुत दूर है। वजन बढ़ता है लेकिन मात्रा समान रहती है, वजन नहीं बढ़ेगा ना, वजन तो कम होगा। वजन बदलता है, ठीक है ना, तो वजन बदलता है, ये एक ऑप्शन हो गया। अब देखते हैं कि क्या होता है अगला, वजन और मात्रा दोनों समान रहते हैं, ऐसा तो नहीं होता है, वजन और मात्रा दोनों बदलते हैं, ऐसा तो नहीं होता है। तो ऑप्शन बी क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन बी, वजन बदलता है लेकिन मात्रा कम रहती है। तो बी इसका ऑप्शन रहेगा आपका, वजन आपका बदलेगा और मात्रा आपकी सेम रहेंगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, दाब का ऐसा यूनिट क्या है। अच्छा, दाब का ऑप्शन ए है जूल, टेस्ला, पास्कल, केल्विन, ठीक है। तो केल्विन आपको मैं बता दूं टेम्परेचर का होता है, तापमान का, ठीक है। तापमान का यूनिट क्या होगा आपका, केल्विन होगा। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपका होता है टेस्ला, ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आपका क्या होगा, टेस्ला होगा। पास्कल आपका किसका होगा, प्रेशर का होगा। और जूल आपका किसका होगा, जूल आपका होगा कार्य का या वर्क का। वर्क का यूनिट क्या होगा आपका, जूल हो गया। तो प्रेशर मतलब दाब, दाब का क्या है आपका, पास्कल। ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आपको ये पहला जूल याद रखना है, कार्य का होगा, वर्क का होगा। टेस्ला आपका मैग्नेटिक फील्ड का होगा। केल्विन आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर तापमान का होगा। और सी आपका पास्कल, जो आपका क्या होगा, ये आपका दाब का होगा या प्रेशर। अब हम अगला क्वेश्चन
पे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक किस प्रिंसिपल पर कार्य करते हैं। ओके, ब्रेक कार्य करते हैं, पहला है बर्नौली, पाइसले, पास्कल और आर्किमिडीज का सिद्धांत। अब आर्किमिडीज का सिद्धांत कहाँ अप्लाई होता है, जहाँ वस्तु डूबती है, डूबने और ना डूबने के लिए आर्किमिडीज का प्रिंसिपल आपका अप्लाई होगा, ठीक है ना। अगर आपकी कोई वस्तु अपने वजन के बराबर पानी को हटा सकती है तो वस्तु आपकी तैरती है, अगर नहीं हटा सकती है तो वस्तु आपकी डूब जाती है, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है बर्नौली के सिद्धांत पे, ठीक है। हाइड्रोलिक जो ब्रेक्स आपके जैसे गाड़ियाँ वगैरह आपने देखी है, जो उसके ब्रेक्स लगते हैं वो बर्नौली के सिद्धांत पे अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं हर चीज़ के लिए वीडियो बनाऊँ, तो मेरा वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मैं कवर क्वेश्चन नहीं कर पाऊँगा। मैं कोशिश करूँगा कुछ एक क्वेश्चन पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक के लिए अलग वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कमेंट करना और चैनल को आप दोस्तों के साथ भी सब्सक्राइब कर लो। वायुमंडल में प्रकाश, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण किस कारण होता है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, धूल के कण, हीलियम, जलवाष्प। तो इसका ऑप्शन जो है, ओके, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, ठीक है ना, वायुमंडल में विसरण जो होता है वो होता है धूल के कण के कारण, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है हमेशा, धूल के कण के कारण हमारा स्कैटरिंग होता है या विसरण जो वायुमंडल में होता है। इवन जो आपका जो नीला रंग है आकाश का, उसका भी वही रीजन है, ठीक है ना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ओके, सो जो नीला कलर है वो सबसे ज़्यादा स्कैटर हो जाता है, जिसकी वजह से हमें क्या होता है, मतलब नीला आसमान नीला दिखाई देता है। तो नीला स्कैटरिंग का वो रीजन है, मतलब कि हमें आसमान नीला क्यों दिखाई देता है। डायनमो परिवर्तन करता है। ओके, डायनमो क्या आपको परिवर्तित करता है, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब आपका एक डायनमो है, तो एक डायनमो क्या करेंगे आपको ये आपका बहुत ही आसान है, ठीक है ना। ये विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में तो नहीं करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा की ज़्यादातर हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। हम क्या कोशिश करते हैं कि हम इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करें, तो इसका ऑप्शन होगा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो डायनमो आपका है वो एक यंत्र होता है जिसके थ्रू हम ये चीज़ें कन्वर्ट करते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ओके, लाइगो। सो लाइगो या लिगो, ओके, मैं लाइगो पढ़ता हूँ, लिगो सूचांकों को किसका वन स्टेप किया। ओके, ये किया कि लाइगो ने क्या किया, आपको ये नहीं किया, उन्होंने किस चीज़ को किया, किस तरह की किरणों को उन्होंने पकड़ा। पहली बात इन्होंने एक दिया हुआ हिग्स बोसॉन, एक्सरे, कॉस्मिक रेज किरणें, और चौथा है गुरुत्वाकर्षण किरणें। तो जो लाइगो ने डिस्कवर किया वो गुरुत्वाकर्षण किरणें को क्या है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ लाइगो के बारे में थोड़ा सा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लाइगो का फुल फॉर्म है ये है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। ओके, सो ये कहाँ पे दो पहले बने, वो USA में बने, ठीक है ना। सो 2015 में उन्होंने किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी ग्रेविटेशनल वेव की। ओके, ये गुरुत्वाकर्षण तरंगों की, और उस चीज़ के लिए भी आपको नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है तीन लोगों को, जिसमें से रैनी ब्रेसिस और तीसरा बंदा है आपका, अरे नाम भूल गया, सॉरी। सो 3 लोगों को आपको मिला हुआ है, ठीक है ना। सो वो लोग उन्होंने क्या किया, ग्रेविटेशनल तरंगों को उनकी डिस्कवरी की है। तो इसका है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशन वेव। तो ये डिस्कवर हुई थी 2015 के दिसंबर के आसपास, और ये क्वेश्चन आया था 2016 में अलाइड में। तो ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण तरंगों को, मतलब मिलियंस ऑफ लाइट ईयर दूर दो स्टार्स आपस में मर्ज हो गए थे, जिसकी वजह से क्या है गुरुत्वाकर्षण तरंगे, जिसकी वजह से गुरुत्वाकर्षण तरंगे प्रोड्यूस हुई थी। तो हमारे अर्थ तक में क्या किया था, स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग किया था उन्होंने अर्थ को, ठीक है ना। इस तरह से उन्होंने अर्थ से जब पास गई तो इसको इस तरह से और इस तरह से स्ट्रेच एंड कंप्रेस कर दिया था। तो इसका मतलब ये भी कि जो गुरुत्वाकर्षण वेव के दो पोलराइजेशंस होती है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आपके जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी सबसे लंबी तरंग है, ठीक है ना, इनमें से सबसे लंबे। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि पहला है एक्सरे। एक्सरे तो आपका बहुत ही छोटा तरंग है, आप देखा होगा कि एक्सरे की मशीन के पास आपको बिठाते हैं जब भी आप क्या करते हैं, आपका एक्सरे लिया जाता है। दूसरा है गामा रेज, ओके, संबट, ठीक है। सूक्ष्म तरंगे, ठीक है। रेडियो तरंगे, ओके। सो रेडियो तरंगे इनमें से सबसे लंबी दूरी की है। हमने जो वाइजर प्लेन भेजा है ना, जो सोलर सिस्टम से बाहर चला गया है इस समय, काफ़ी समय लास्ट ईयर, तो उसमें क्या है, तभी हमने पूरे के पूरे अर्थ पे क्या है, रेडियो वेव टेलीस्कोप या रेडियो वेव एस्ट्रोनॉमी के लिए क्या है, इंस्ट्रूमेंट लगाए ताकि वो किरणों को डिटेक्ट करते रहे। तो इसका ऑप्शन रहेगा रेडियो तरंगे, ठीक है।
सो ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है। अब ट्रांसफार्मर क्या है पहले आपको मैं बता देता हूँ, फिर क्या होता है, प्रयोग कहाँ होना है और क्या सब चीज़ें, ठीक है। मैं यहाँ बना के रखा हूँ आपके लिए। सो दो प्रकार के ट्रांसफार्मर्स होते हैं, ठीक है ना। एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, ठीक है, और दूसरा होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब एक ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा हर जगह यूज होता है, तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बोलते हैं इसको, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन का भी हिंदी में नाम है, ठीक है ना। सो इसमें क्या होता है, लो वोल्टेज प्लस हाई एसी करंट, ठीक है ना। जो ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है इसमें क्या है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल होंगी। स्टेप अप है तो सेकेंडरी जो कॉइल है आपकी, जो दूसरे वाली है, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स, ये इसको जिसको टर्न बोलते हैं, ये ज़्यादा होंगी। प्राइमरी में ये क्या है, कम होंगी, ठीक है ना। सो इसमें क्या होगा, लो वोल्टेज, जो मतलब लो वोल्टेज प्लस हाई एसी करंट से क्या होगा, हाई एसी वोल्टेज और लो करंट, ठीक है ना। सो ये निम्न वोल्टेज प्लस उच्च विद्युत धारा को क्या किस में करती है, ये वोल्टेज को बढ़ाता है, मतलब, ठीक है ना। कम से ज़्यादा वोल्टेज करता है। अगर वोल्टेज बढ़ेंगी तो करंट आपका अल्टीमेटली कम होगा। कि मैं आपको रिलेशन बता दूँ, बी इज इक्वल टू आई, इसको हम ओम्स लॉ बोलते हैं। ये होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है। इसमें आप एक चीज़ ध्यान रखो, इसमें हो क्या रहा है, वोल्टेज चेंज हो रही और करंट चेंज हो रहा है, ठीक है ना। लो से हाई में जा रहा है, ठीक है ना। इसमें लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज जा रहा है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऐसी मतलब जो हमारी डायरेक्ट घरों में आती है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होता है, हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्लस लो करंट। इसमें क्या है, हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज में ज़्यादा या उच्च वोल्टेज से निम्न वोल्टेज में ज़्यादा है, तो करंट इसका अपोजिट रहेगा, ठीक है ना। निम्न विद्युत धारा टू उच्च विद्युत धारा। तो इसमें क्या होगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल्स क्या होंगी, पहले वाले में ज़्यादा होंगी, और नंबर ऑफ टर्न्स सही है, देखो नंबर ऑफ टर्न्स कितने, पर इसमें ज़्यादा बनाए हैं, इसमें आपके लिए मैंने कम बनाए हैं। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, नंबर ऑफ टर्न्स भी इन दोनों में आ सकते हैं, स्टेप डाउन में। तो क्या करता है, वोल्टेज को चेंज करता है, मतलब, और क्या करता है, ओके, करंट को भी ये चेंज करता है, पर करंट हम ऐसे नहीं बोल सकते, पर ये वोल्टेज को चेंज करता है। अब ट्रांसफार्मर क्या करता है, आपका वोल्टेज को चेंज करता है। दो तरह के होते हैं, स्टेप अप एंड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। तो जो ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, तो वो क्या करता है, कम वोल्टेज को ज़्यादा वोल्टेज में चेंज करते हैं, ठीक है। और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, ज़्यादा वोल्टेज को कम वोल्टेज में चेंज करते हैं। जहाँ भी ट्रांसफार्मर लगे होते हैं आपको ये पता होना चाहिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन दो में से एक ही होगा, ठीक है ना। या दोनों का फंक्शनिंग भी हो सकता है। तो आपके जो मान लो आपके आपके पास क्या है, आपका चार्जर है, ठीक है ना, तो उसमें कौन सा ट्रांसफार्मर लगाऊंगा जनरली, उसमें आपका स्टेप डाउन होता है, ठीक है ना। उसमें आपका क्या होगा, निम्न वोल्टेज में आपको कन्वर्ट करना होता है उसको, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या था, ट्रांसफार्मर का प्रयोग होता है डीसी वोल्टेज बढ़ाने के लिए, ठीक है ना, डीसी वोल्टेज कम करने के लिए, डीसी को एसी में बदलने के लिए, या एसी वोल्टेज को बढ़ाने या कम करने के लिए। तो इसमें क्या है आपका ऑप्शन कौन सा होगा 16 का, अब आप मुझे बता सकते हो, आई थिंक सो। इसमें क्या होगा, एसी, मैंने क्या कहा था, एसी में वहाँ बोल रहा था अल्टरनेटिंग करंट की बात मैं कर रहा हूँ, डीसी की बात नहीं कर रहा हूँ। डीसी होता है आपका डायरेक्ट करंट, जो किस में होता है, जो आप बैटरी से यूज़ करते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो एसी करंट में यूज़ होता है। हाँ, ये बात आप हमेशा ध्यान रखो। अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान दिया होगा तो मैं एक वर्ड लिखा हूँ A.C, ठीक है ना, एसी, 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 ये हर जगह एसी आना है, ठीक है ना। अल्टरनेटिंग मतलब एसी, ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ठीक है ना। तो अल्टरनेटिंग करंट आपने ये ध्यान रखना है कि एसी के लिए यूज होता है, डीसी के लिए ट्रांसफार्मर यूज़ नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि डीसी डेंजर नहीं होती है, या डीसी में इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, स्टेप अप और स्टेप डाउन की ज़रूरत है, ठीक है। सो एसी वोल्टेज को बढ़ाने और कम करने के लिए, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी सही हो जाएगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17। सो 17 है, उत्तल लेंस का प्रयोग निम्नलिखित में को सुधारने के लिए किया जाता है, इसमें से किसको सुधारने के लिए आपको उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सो मैं आपको बता देता हूँ, मैंने दर्पण बना के रख दिया है आपके लिए, ठीक है ना। सो दर्पण आपका ये रहा, ठीक है ना, मिरर्स, और उसके बाद मैंने लेंसेज आपके लिए रखे हैं, ठीक है ना। सो दर्पण जो ये रहा, समतल दर्पण होता है, गोलाकार दर्पण होता है। समतल दर्पण क्या होते हैं, चेहरे देखने वाले दर्पण, जो आपके घर में शीशा होता है वो समतल दर्पण है, ठीक है ना। बहुरूपदर्शी बनाने के लिए, आपने अगर जैकी चैन की मूवी देखी है तो उसमें होता है एक चारों तरफ वो दर्पण लगे होते हैं, ठीक है, शीशे होते हैं, उसमें कई सारे रूप देखते हैं। ओके, गोलाई दर्पण क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण होता है और दूसरा कौन सा होता है आपका उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। इसको कनकेव मिरर बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं, और सारी दर्पण भी बोलते हैं। और सर्च लाइट में, अच्छा, इसका यूज क्या होता है, सर्च लाइट में, रेलगाड़ी के इंजन में,
दूरदर्शन में, ओके, दूरदर्शी में, दंत चिकित्सकों के लिए, सिनेमा में प्रोजेक्टर में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण के रूप में, ठीक है ना, और सोलर भाटियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए भी इसका उपयोग होता है, किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कहाँ कहाँ सर्च लाइट, रेलगाड़ियों में, दूरदर्शन में, दंत विशेषज्ञों, सिनेमा के प्रोजेक्टरों में, ये सब चीज़ों में क्या है, अवतल दर्पण का यूज होता है। और उत्तल दर्पण का यूज़ कहाँ होता है, आपका कन्वेक्स मिरर का ये होता है सड़क के किनारे लगे लैंपों में, गाड़ियों के पाछे दृश्य देखने, जब गाड़ियों में होता है ना, क्या होता है कि ड्राइवर बाहर देख लेता है कि गाड़ी आई है नहीं, तो उसमें कौन सा होता है, उत्तल दर्पण होता है। और ये बड़े बड़े शोरूम में भी होते हैं, इसको आप सारी भी बोलते हैं और डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। चलो ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं। यहाँ तो खैर लेंस है, मैंने आपको दर्पण के बारे में ये सब बता दिया है, ठीक है ना। तो उत्तल लेंस का प्रयोग निम्नलिखित को सुधारने के लिए किया जाता है। तो जो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, तो उसका प्रयोग कहाँ होता है तो आप मुझे बता सकते हैं। दीर्घ दृष्टि रोग के लिए इसका क्या होता है, उपयोग होता है। अगर आपको दीर्घ दृष्टि रोग है, ठीक है ना, तो आप उत्तल लेंस आपके लिए क्या है, डॉक्टर लिखेंगे, ठीक है ना। मैं कोशिश करूँगा लेंस के ऊपर भी एक अलग से वीडियो बनाऊँ और इन सब के ऊपर एक अच्छे से वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको ज़रूरत है प्लीज़ कमेंट कर लेना मुझे। क्वेश्चन नंबर 17 का है, दीर्घ दृष्टि रोग के लिए यूज होता है, ठीक है। हमारी आँख किसके गुणधर्म का उपयोग करती है, तो पहला है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, और इनमें से कोई भी नहीं। जो हमारी आँख होती है वो अवतल लेंस का यूज़ करती है। हमारी जो आँख होती है वो अवतल लेंस की तरह प्रयोग में यूज होती है। जैसे अवतल लेंस होता है वैसे ही हमारी आई भी वर्किंग करती है। सो माइक्रोफोन रूपांतरित करता है, ठीक है ना, रूपांतरित करता है। जो आपका माइक्रोफोन है, जो आपने कॉमनली यूज़ किया होगा, तो उसका क्या काम होता है। सो माइक्रोफोन जो आपको, पहला है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। दूसरा है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ओके, माइक्रोफोन आपका क्या करता है, जस्ट आप मुझे गैस करके बता सकते हो कि ये क्या करता है। ये क्या करता है माइक्रोफोन क्या करता है, लाउड स्पीकर हो जाता है ना, ये लाउड हो जाता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी।